अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. In this lecture, we are going to discuss a topic of chapter number 3, which is mass and weight and Newton's third law of motion. So let's start our lecture. Generally, हम ये कहते हैं कि mass और weight similar quantities हैं, but it is not correct. These are two different quantities. Mass को हम define करते हैं इस तरह से that mass of a body is the quantity of matter possessed by the body. तो mass basically एक matter की वो quantity है जो कि एक body possess करती है. Weight is the force of gravity which is pull of the earth on an object. That is, weight is gravitational force of attraction on an object caused by the presence of a massive second object such as earth. And mass is a scalar quantity, but weight is a vector quantity. Mass जो है वो एक scalar quantity है कि इसका सिर्फ magnitude है, direction नहीं है. लेकिन weight की direction भी होती है और उसका magnitude भी होता है. That's why it is a vector quantity. And mass does not change with place to place. कि mass जो है वो place के change करने से change नहीं होता. कि अगर आप अर्थ पर हैं तो जो मैस एक बॉडी का होगा वही मैस स्पेस में भी होगा. लेकिन अगर हम वेट की बात करें तो वेट जो है वो चेंज होता है प्लेस टू प्लेस. सो वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एक ऑब्जेक्ट का वेट मेजर कर रहे हैं अर्थ पर तो वो कुछ और होगा क्योंकि उस पर एक्ट कर रही है ग्रेविटी, और अर्थ पर ग्रेविटी की वैल्यू हम लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लेकिन अगर हम वही वेट मेजर करें स्पेस में जाके तो स्पेस में उसका वो वेट नहीं होगा बिकॉज वहां पर ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही. सो वेट चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द ग्रेविटी. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट वी कैन मेजर मास बाय यूजिंग बीम बैलेंस. कि मास को आप बीम बैलेंस के थ्रू मेजर कर सकते हैं. एंड वी कैन मेजर वेट बाय यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस. And similarly, the next difference is that to measure mass, we use the formula m is equals to F over A, which comes from the Newton's second law, which is F is equals to ma. तो हमने वहां से फॉर्मूला निकाल लिया m is equals to F over A. इस तरह से वेट मेजर करने के लिए हम मैथमेटिकली फॉर्मूला यूज करते हैं W is equals to mg. और मास का यूनिट होता है किलोग्राम और वेट का यूनिट होता है न्यूटन, बिकॉज वेट इज अ फोर्स. सो आई होप आपको यहां पर वेट और मास का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. सो नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. सो व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करते हैं. टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन. तो हर एक्शन के लिए एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स भी एक्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल, एक बुक जो कि एक टेबल पर फोर्स एक्सर्ट कर रही है. अब वो बुक जो है वो डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रही है, लेकिन टेबल ने उसको उठाया हुआ है तो टेबल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो कि अपवर्ड एक्ट कर रही है. और दोनों फोर्सेस जो हैं वो इक्वल हैं, तो उसकी वजह से उन दोनों फोर्सेस का इफेक्ट कैंसिल आउट हो चुका है, जिसकी वजह से वो बुक रेस्ट स्टेट में है, वो मूव नहीं कर रही. सो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. तो दोनों फोर्स की जो डायरेक्शन है वो भी ऑपोजिट है और दोनों फोर्सेस जो हैं वो इक्वल हैं. नाउ लेट्स सपोज वी हैव टू बॉडीज, बॉडी ए एंड बॉडी बी. अब बॉडी ए जब बॉडी बी पर फोर्स एक्सर्ट करेगी तो उस फोर्स को हम कहेंगे एक्शन फोर्स. इसी तरह से बॉडी बी जब बॉडी ए पर फोर्स एक्सर्ट करेगी तो उसे आप कहेंगे रिएक्शन फोर्स. और रिएक्शन फोर्स जो है ये हमेशा से इक्वल होती है एक्शन फोर्स के और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती है एक्शन फोर्स के. जैसा कि एक बच्चा जो कि स्विम कर रहा है, अब जब वो स्विम करने के लिए पहले जब वो पुश करता है वॉल पर अपने पांव से, अब वो वॉल पर एक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है. वॉल फिर उस बच्चे पर रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से वो बच्चा फॉरवर्ड मूव कर रहा है. अब बच्चे ने फॉरवर्ड मूव करना था तो बच्चे ने फोर्स कहां एक्सर्ट की?
पीछे वॉल पर एक्सर्ट की, तो दैट मीन्स कि आप जब पीछे बैकवर्ड जो एक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट में जो वॉल है वो रिएक्शन फोर्स फॉरवर्ड अप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से वो बच्चा फॉरवर्ड मूव कर रहा है। इस तरह से कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लाइक एक बैलून, अगर आप उस बैलून को फुलाकर उसमें हवा भर के आप उसको छोड़ देते हैं तो वो बैलून कहाँ जाएगा? ऑफ कोर्स उसमें से हवा बाहर निकलेगी और वो बैलून इस तरह से होता हुआ ऊपर को निकल जाएगा। अब वहां से जो हवा निकल रही है वो डाउनवर्ड निकल रही है, तो उसके रिएक्शन में बैलून जो है वो अपवर्ड मूव कर जाएगा। तो जितनी प्रेशर से हवा नीचे को निकलेगी उतने ही प्रेशर से वो बैलून अपवर्ड भी मूव कर जाएगा, बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सिमिलर एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, लाइक रॉकेट। जब हम रॉकेट लॉन्च करते हैं तो उसमें से भी जो हॉट गैसेस हैं वो डाउनवर्ड बाहर को निकलती हैं, तो उसके रिजल्ट में रॉकेट अपवर्ड मूव कर जाता है। सो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो न्यूटन थर्ड लॉ से हमने फोर्स की 4 कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर ली। दैट द फोर्सेस ऑलवेज एक्ट इन पेयर एंड दीज पेयर आर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। कि जब भी आप फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं तो वो एक पेयर की फॉर्म में एक्ट होती है, और हर फोर्स का जो पेयर है वो एक्शन और रिएक्शन फोर्स पर कंसिस्ट करता है। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन म्यूचुअली ऑपोजिट बॉडीज। तो एक्शन और रिएक्शन जो है वो म्यूचुअली ऑपोजिट बॉडीज पर एक्ट कर रही होती है। जैसा कि वो बच्चा जब स्विम कर रहा था तो बच्चे ने वॉल पर बैकवर्ड फोर्स अप्लाई की, लेकिन उसके रिजल्ट में वॉल जो है वो उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इस तरह से म्यूचुअली ऑपोजिट बॉडीज जो हैं वो फोर्स अप्लाई करती हैं। सो आई होप इस लेक्चर में आपको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लाइट बोर्ड टू सॉल्व एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 3.2, a force acting on a body of mass 5 kg produces an acceleration of 10 meter per second square. What acceleration the same force will produce in a body of mass 8 kg? So एक फोर्स जो कि बॉडी पर एक्ट कर रही है, उस बॉडी का मास है 5 किलोग्राम, तो वहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर सेम फोर्स एक्ट करती है एक और बॉडी पर जिसका मास है 8 किलोग्राम, तो वहां पर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो ये आपने फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। एज वी हैव मास m1 which is 5 किलोग्राम, दिस इज, और एक्सेलरेशन a1 है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड वी हैव मास m2 that is equals to 8 kilogram, and we have to find acceleration a2 that is equals to question mark. Now we know according to Newton's second law, which is F is equals to ma. So let's suppose कि ये mass m1 है और उसका acceleration a1 है, तो यहाँ पर हमने कहा कि ये फोर्स एक्ट कर रही है। अब दूसरे केस में भी सेम फोर्स एक्ट कर रही है, F is equals to m2 a2 हो जाएगा। अब क्योंकि फोर्सेस जो हैं वो तो सेम है, तो हम यहां पर ये कह सकते हैं that F is equals to F. So F is equals to m1 a1, F is equals to m2 a2. So we have to find a2, तो m2 यहां पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। So a2 का एक्सप्रेशन बन जाएगा m1 a1 over m2. Now just we have to put the values in it. So a2 is equals to m1 है 5 किलोग्राम, a1 है 10 divided by m2 है 8 किलोग्राम. So 5 tens are 50 and 50 divided by 8 that is equals to 6.25 meter per second square. So this is the acceleration produced by the same force on a body of mass 8 kilogram. Example number 3.3. A cyclist of mass 40 kilogram exerts a force of 200 Newton to move his bicycle with an acceleration of 3 meter per second square. So how much is the force of friction between the road and the tires? अब एक साइक्लिस्ट जो है उसका मास है 40 किलोग्राम, जो कि फोर्स एक्सर्ट कर रहा है 200 न्यूटन टू मूव हिज बाइसाइकिल,
और वहां पर जो एक्सेलरेशन है दैट इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने बताना है कि वहां पर रोड और टायर के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी प्रोड्यूस हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। एज वी हैव मास m which is equals to 40 किलोग्राम एंड अप्लाइड फोर्स, इसको मैं FO से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज 200 न्यूटन, और एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड वी हैव टू फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसको मैंने स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप जानते हैं कि जो एक नेट फोर्स होती है दैट इज इक्वल टू द applied force minus force of friction. Net force is basically the summation of all the forces. तो यहां पर applied force आप exert कर रहे हैं और friction force जो है वो opposite direction में एक्ट करेगी. So that's why applied force अगर आप positive ले रहे हैं तो friction force को फिर आप negative लेंगे. So हमने यहां पर पढ़ा कि हमने net force ये पढ़ा है कि net force equal होता है applied force minus force of friction के। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नेट फोर्स फाइंड करनी है, तो नेट फोर्स पहले हम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग F इज इक्वल्स टू ma, m which is 40 kilogram and A is 3 meter per second square. So 40 into 3, it becomes 120 Newton. This is your net force. अब simply हम net force की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं 120, that is equals to applied force which is 200 Newton minus force of friction. So force of friction यहाँ पर subtract है, तो उसको मैं इधर लेकर आऊँगा, ये पॉजिटिव में आ जाएगा और 120 वहाँ पर जाके नेगेटिव में हो जाएगा। So 200 minus 120, it becomes 80 Newton. This is the force of friction between the road and the tire. Clear? Let's have a short quiz. That stretch your palm and hold a book on it. तो आपने अपनी palm को stretch करके उस पर एक book को hold करना है. Now here is a question. That how much force you need to prevent the book from falling? तो कितनी फोर्स आपको रिक्वायर्ड होगी इस बुक को गिरने से बचाने के लिए? दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बुक. द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द बुक फ्रॉम फॉलिंग इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बुक. नाउ क्वेश्चन 2, विच इज एक्शन? तो इसमें एक्शन फोर्स कौन सी है? दैट इज द वेट ऑफ द बुक, जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रही है ड्यू टू ग्रेविटी. दैट इज द action force. Now question number 3, is there any reaction? If yes, then what is its direction? कि क्या यहां पर कोई रिएक्शन फोर्स होगी? Of course, वो फोर्स जो कि आप पाम के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं और वो उस बुक को होल्ड किए हुए है और उसकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, जो कि ऑपोजिट होती है एक्शन फोर्स के. So the force provided by your palm is the reaction force and its direction is opposite to the action force. So I hope ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे. So let's have an overview of the lecture. In this lecture, we study the difference between mass and weight, and then we study Newton's third law of motion, and then we solve 2 examples. So I hope ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. See you in the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.